हेलो दोस्तों, मैं हूं भानीराम डाल। दोस्तों, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड फ्लोरिकल्चर क्विज में अपने 1000 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चन का डिस्कस आज करेंगे। और दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको टाइम दूंगा आंसर का। उतने टाइम में आप अपना आंसर दीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन कैसा है एग्जाम के लिए वो भी आप इवोलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला अपना क्वेश्चन है बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। शुरुआत अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है ना, मोटिवेशन अच्छा रहता है। A loan can be described as, लोन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दी लोन एक ग्रीन कारपेट है। ए लैंड कवर्ड विथ लॉन ग्रास, मतलब जो लॉन ग्रास है उससे भूमि कवर की गई है। ए पीस ऑफ लैंड इन ए गार्डन, किसी गार्डन में एक भूमि का टुकड़ा है। ए ब्यूटीफुल डिजाइन पीस ऑफ लैंड विथ ग्रीन ग्रास, मतलब देखो जो ग्रास होती है उससे अपने कोई पर्टिकुलर एरिया है वो डिजाइन किया गया है। तो इन चारों में से बहुत ही मतलब मिलते जुलते से ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। बहुत ही पास पास के ऑप्शन है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं तब हमें थोड़ी दिक्कत आती है भी राइट कौन सा करें। देखो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए ग्रीन कारपेट। ठीक है, देखो लॉन इज ए एरिया कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास, इट इज टर्म एज ग्रीन कारपेट। जनरली अपने डेफिनेशन में ये पढ़ते हैं, लॉन को अपने ग्रीन कारपेट कहा जाता है ना, नेचुरल या लिविंग ग्रीन कारपेट होती है, हमेशा ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो लॉन। और लॉन को आपको पता हो तो हार्ट ऑफ गार्डन भी कहते हैं, यानी जो अपना सुंदर अलंकृत उद्यान है उसका हृदय भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। विच इज नॉन एज मिनिएचर गार्डन, कौन से गार्डन को मिनिएचर गार्डन कहा जाता है, यानी छोटा गार्डन कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास मुगल गार्डन, ऑप्शन बी इंग्लिश गार्डन, ऑप्शन सी जापानीज गार्डन और ऑप्शन डी है इटालियन गार्डन। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर है जापानीज गार्डन। देखो जो जापानीज गार्डन होते हैं उनको मिनिएचर गार्डन भी कहा जाता है। द जापानीज रॉक गार्डन एंड जैन गार्डन, ये रॉक गार्डन और जैन गार्डन जो होते हैं ये मतलब मिनिएचर लुक में दिखाई देते हैं हमेशा ना। और यहाँ पर अपने क्या करते हैं, अपने मतलब बढ़िया कला से मतलब स्किल से क्या करते हैं, यहाँ स्कल्पचर्स, रॉक्स और प्रून ट्री, ब्यूटीफुल क्रिएटर, रिवर वगैरह, हिल और होली ओक वगैरह इसमें डिजाइन किए जाते हैं। हमने पीछे गार्डनिंग में बात की थी, जापानीज गार्डनिंग में डिस्कस हुआ था हमारा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है फ्लोरीबंडा आर क्रॉस बिटवीन, जो फ्लोरीबंडा रोज है उसका क्रॉस क्या क्या है? फ्लोरीबंडा का क्रॉस क्या है? ऑप्शन ए है हाइब्रिड टी इंटू परपेचुलस पोलियंथस, ऑप्शन बी है हाइब्रिड परपेचुलस इंटू टी रोज, ऑप्शन सी है टी रोज इंटू परपेचुलस पोलियंथस और ऑप्शन डी है परपेचुलस पोलियंथस इंटू हाइब्रिड परपेचुलस। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बताइए आप लोग। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लावर दिखाया गया है ये फ्लोरीबंडा का फ्लावर है। तो अभी राइट आंसर बताइए आप लोग। तो मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है यहाँ पे हाइब्रिड टी रोज इंटू परपेचुलस पोलियंथस के क्रॉस से पोलियंथा जो है, सॉरी पोलियंथा क्या, फ्लोरीबंडा जो रोज है वो तैयार हुआ है। ठीक है, और अपने थोड़ा सा इस पे और बात करें जो एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। द फर्स्ट फ्लोरीबंडा इज ए रिजल्ट ऑफ द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड टी रोज इनटू परपेचुलस पोलियंथस इन 1924। पहली बार ये तैयार किया गया था फ्लोरीबंडा, ये 1924 में तैयार किया गया था हाइब्रिड टी इंटू परपेचुलस पोलियंथस के क्रॉस से। और जो पहला कल्टीवार इसमें आया था वो था रोडेटी। कौन सा था? रोडेटी जो कल्टीवार था वो था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो अपना फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉटेज गार्डन वाज गिवन बाय।
तो कॉटेज गार्डन है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉटेज गार्डन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यहाँ पे पहला ऑप्शन है जी जैकेली, ऑप्शन बी है डब्ल्यू कैंट, ऑप्शन सी है एच रेपेटन और ऑप्शन डी है एडम। तो इनमें से जो कॉटेज गार्डन का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? अपना आंसर आप लोग बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता रहा हूं आपको, वो है यहाँ पर जैकली। ठीक है, जैकली ने ये कॉटेज गार्डन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम बात करें ये कॉटेज गार्डन है क्या? द कॉटेज गार्डन इज अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ दैट यूज इनफॉर्मल डिजाइन, ट्रेडिशनल मटेरियल्स, dense planting and mixture of ornamental and edible plants. English in origin, it is depend on grace and charm rather than the gardener and the formal structure. ग्रैंड्योर एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। कॉटेज गार्डन अपने आप में एक इनफॉर्मल गार्डन है जिसके अंदर अपने ट्रेडिशनल मटेरियल यूज किया जाता है, सघन पौधे लगाए जाते हैं, जो सुंदर पौधे होते हैं, ऑर्नामेंटल पौधे होते हैं, उनके साथ साथ जैसे फ्रूट्स वगैरह के जो प्लांट होते हैं, एडिबल जो प्लांट होते हैं, उनको भी लगाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से आया हुआ है, जी जैकली ने दिया था। इसमें क्या है, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, औपचारिक जो कंडीशन होती है वो नहीं होती, इसमें सारा कुछ अनौपचारिक होता है। ठीक है, नेचुरल लुक प्रोवाइड करवाता है ये। तो ये होता है कॉटेज गार्डन। नेक्स्ट मैं बात करूं, फोर्थ अपना क्वेश्चन है, द टर्म हर्बेशियस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो गया, द टर्म हर्बेशियस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, हर्बेशियस टर्म सबसे पहले किसने यूज की थी? देखो, ऑप्शन ए है विलियम रॉबिन्सन, ऑप्शन बी है जी जैकेली, ऑप्शन सी है डब्ल्यू कैंट और ऑप्शन डी है एच रेप्टन। अब देखो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से आप बताइए कि राइट आंसर कौन सा है। मैं बता देता हूं आपको, हर्बेशियस क्या होता है। ऐसा प्लांट जिसमें वुड डेवलप नहीं होती है उसको हर्बेशियस प्लांट कहा जाता है। जिसमें वुड डेवलप नहीं होती, पूरा का पूरा सॉफ्ट होता है, तो उसको हर्बेशियस हिंदी में बोलते हैं, अपने शाकीय पौधा बोला जाता है। तो शाकीय पौधा जो शब्द है यानी हर्बेशियस जो टर्म है वो किसने दी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जैकेली ने, जी जैकेली ने दी थी। कॉटेज गार्डन भी जी जैकेली ने दिया था और यहाँ पर जो हर्बेशियस टर्म है वो भी जी जैकेली ने दी थी। नेक्स्ट अपने अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, पेंजाई, A smaller art to bonsai is originated from। देखो पहले तो पेंजाई जो आर्ट है एक बोनसाई आर्ट है, बोनसाई की तरह ही आर्ट है ये। ठीक है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए है जैपनीज आर्ट, ऑप्शन बी है चाइनीज आर्ट, ऑप्शन सी है पर्सिया या ईरान की आर्ट, और या फिर अपने इसको बोले कि ये मॉडर्न आर्ट है जो इंग्लैंड से ओरिजिन हुई है। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है? देखो आपने बोनसाई तो पढ़ा है, बोनसाई के लिए अपने जनरली क्या बोलते हैं, बोनसाई एक जापानीज आर्ट होता है। पहले तो अपने बात करें बोनसाई क्या होता है। जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों में और शाखाओं में काट छांट करते हुए, वायर वगैरह का यूज करते हुए उन्हें छोटा रूप दे देना, है ना, बड़े से छोटा रूप दे देना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो उसको अपने बोनसाई कहते हैं। और बोनसाई से मिलती जुलती ही एक टेक्निक होती है पेंजाई, और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं राइट आंसर बता देता हूं, इसका ओरिजिन हुआ है चाइना से हुआ है। ठीक है, अब अपने इसकी बात कर लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया पेंजाई क्या होता है। देखो पेंजनिंग या फिर पेंजाई एक ही बात है, पेंजनिंग या पेंजाई इज द एनिशिएंट चाइनीज आर्ट। ये एक मतलब चाइना की परंपरागत आर्ट है of depicting artistically forms, trees, other plants and landscape in miniature। मतलब कोई पौधा है या फिर कोई प्लांट है या कोई लैंडस्केप का डिजाइन है, उसको छोटा डिजाइन तैयार कर देना पेंजाई टेक्निक होती है, और इसको पेंजिंग भी बोलते हैं, और ये चाइना की पारंपरिक मतलब आर्ट है, कला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, साइंटिफिक नेम ऑफ बर्ड्स नेट फार्म। साइंटिफिक नेम ऑफ बर्ड्स नेट फार्म, बर्ड्स नेट फार्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहला ए ऑप्शन है पेट्रीडियम एक्यूलिनम, दूसरा ऑप्शन है एडिनेटम कैपिलस वेनेरस,
सी ऑप्शन है एस्पेलिनियम न्यूडस और डी ऑप्शन है मेट्यूसिया स्ट्रेटिपोटेरियस। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा बर्ड्स नेट फान का साइंटिफिक नेम है? ये आप प्लांट देख सकते हो, बर्ड नेट फान इस तरह का होता है जो एक फॉलिएज यानी सुंदर प्लांट है। तो राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है पेरेडियम एक्युलिनम। पेरेडियम एक्युलिनम इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना विच इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ऑर्नामेंटल्स। जो ऑर्नामेंटल मतलब प्लांट है, चाहे वो फॉलिएज है चाहे वो फ्लावर है, उनको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट आपके पास सिलिका जेल, ऑप्शन बी है आपके पास कोरन ग्रेनुलस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इनमें से राइट कौन सा होगा? देखिए वैसे तो जब ऑप्शन में बोथ आ जाता है तब आपके मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आप सोचते हो राइट यही होगा ना। दूसरा, कई बार क्वेश्चन में आता है ऑल ऑफ दीज, तब भी आप यही सोचते हो कि राइट आंसर यही होना चाहिए ना। तो उस समय मतलब ऐसे लगता है कि आधी जंग तो अपने जीत लिए। वैसे हमेशा क्वेश्चन और ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए, अपने विवेक से आंसर देना चाहिए। लेकिन अगर अपने को क्वेश्चन नहीं आता है और हम यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं तब ये कॉन्सेप्ट सही है। बोथ ए एंड बी वाला राइट होने के चांसेस होते हैं, ऑल ऑफ दीज वाला राइट होने के चांसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे इसका भी राइट आंसर जो है वो कौन सा है? बोथ बी एंड सी है ना। सिलिका जेल और कॉर्न ग्रेनुलस दोनों का ही उपयोग अपने जो प्लांट मटेरियल है उसको ड्राइंग के काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे मटेरियल और बता देते हैं आपको, जैसे कौन कौन सा काम में लेते हैं। देखिए सैंड, उसके अलावा बोरेक्स, सिलिका जेल, सो डस्ट जो लकड़ी का बुरादा होता है, परलाइट, इनका अपने यूज करते हैं जनरली ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में करते हैं। ठीक है, अगर इनमें से अपने सैंड और बोरेक्स की बात करें तो ये तो बहुत सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, इनका उपयोग करना बहुत सस्ता पड़ता है और सुविधाजनक भी रहता है, आसान भी रहता है। लेकिन अगर अपने क्वालिटी लाना चाहते हैं तब अपने सिलिका जेल वगैरह है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे सस्ते जो मटेरियल होता है ड्राइंग के लिए वो होता है सैंड और बोरेक्स होता है। ये भी आप क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है अपना विच इज यूज इन एटॉमिक गार्डन। एटॉमिक गार्डन या गामा गार्डन आपने सुना होगा, IRI न्यू दिल्ली के अंदर एक गामा गार्डन बना हुआ है या जिसको एटॉमिक गार्डन बोल दिया जाता है। तो वहां पर अपने क्या करते हैं, ये देखो गार्डन बना, यहाँ पर रेडिएशन बनती है, गामा रेडिएशन, जहां पर प्लांट को रख दिया जाता है जिससे उसमें म्यूटेशन प्रेरित होता है, उत्परिवर्तन प्रेरित होता है। तो म्यूटेशन जनरेट करने के लिए एटॉमिक गार्डन या गामा गार्डन बनाया हुआ है। आपसे पूछ भी लिया जा सकता है कि ये कहां पर है, तो ये IRI न्यू दिल्ली के अंदर है। अब यहाँ पूछा गया है कि इसमें कौन सी चीज यूज करते हैं जिससे गामा रेडिएशन निकलती है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर C11, ऑप्शन बी है कोबाल्ट 60 और कैल्शियम 130, और ऑप्शन सी है EMS एंड एक्स रेज, और ऑप्शन डी है UV रेज। तो इनमें से कौन सा अपने काम में लेते हैं एटॉमिक गार्डन या गामा गार्डन में? तो आप बताइए। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इधर आपके फ्लोरिकल्चर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो म्यूटेशन जो सबसे ज्यादा सक्सेस है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर ही है। वैसे तो 1000 म्यूटेशन करवाते हो तो उसमें से लाभदायक जो मिलता है, बेनिफिशियल होता है, वो एक ही होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सक्सेस रेशियो देखने को मिलता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में देखने को मिलता है। वो मैंने आपको ब्रीडिंग में स्पष्ट किया था, उसका रीजन क्या होता है। ठीक है, तो अपने ब्रीडिंग के इश्यू की तरफ नहीं चलते अभी, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे म्यूटेशन जनरेट करने के लिए रेडिएशन में हमेशा गामा रेडिएशन काम में लेते हैं। एटॉमिक गार्डन या ये गामा गार्डन IRI न्यू दिल्ली के अंदर है, और जो म्यूटेशन के दौरान गामा रेडिएशन जनरेट करते हैं उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ये तो क्वेश्चन था ही। इसके आंसर की तरफ चलेंगे। एक मैंने बताया आपको 1000 म्यूटेशन करवाने पर एक म्यूटेशन बेनिफिशियल होता है, यानी म्यूटेशन की जो लाभदायक आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 0.1%। और आपसे पूछ ले कि कौन सी टाइप की जो क्रॉप्स होती है उनमें म्यूटेशन ज्यादा यूजफुल होता है, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर ज्यादा यूजफुल होता है।
अब अपने इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। आपने राइट आंसर इसका दे दिया होगा, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कोबाल्ट 60 और सेजियम 130 राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट अपने जैसे यहाँ पे दिया कोबाल्ट 60 और कैल्शियम 130 आर द रेडियो एक्टिव एटॉमिक सोर्स। ये रेडियो एक्टिव एटॉमिक सोर्स होते हैं। दिस एटॉमिक गामा रेज आर यूज फॉर द म्यूटेशन ब्रीडिंग इन प्लांट इन एटॉमिक गार्डन। ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी है। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना इन होम गार्डन एरिया ऑफ लॉन शुड नॉट बी मोर देन। जो अपने घर का उद्यान होता है या जिसको अपने निजी उद्यान बोल देते हैं, प्राइवेट गार्डन बोल देते हैं, उसमें लोन का एरिया कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी है 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी है 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ऑप्शन डी है 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, आप बताइए राइट आंसर क्या है। ये अपना होम गार्डन बना हुआ है, ये लॉन का एरिया है। लॉन बगैर तो कोई गार्डन कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, लेकिन एरिया भी तो अपने को एक प्रोपोर्शन में रखना है ना, तभी अपना गार्डन सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है 30%। 30% से ज्यादा लॉन का एरिया अपने होम गार्डन या प्राइवेट गार्डन में नहीं होना चाहिए। लॉन क्या होता है वैसे तो आपको पता ही है। लॉन इज ए ग्रीन कारपेट, इट इज ए स्पेशल फीचर ऑफ एनी होम गार्डन। द आइडियल एरिया ऑफ लॉन अंडर होम गार्डन शुड बी अप टू 30%। मतलब 30% तक ही होना चाहिए, 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना स्पोर्स आर यूज टू प्रोपोगेट। वैसे यहाँ आंसर पहले से हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्स आर यूज टू प्रोपोगेट। स्पोर्स यानी बीजाणु किसके प्रोपोगेशन में काम में लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है मोसेस, ऑप्शन बी है फर्न, ऑप्शन सी है एस्पैरागस और ऑप्शन डी है बोर्मोलिएडिस। तो इन चारों में से किस में बीजाणु जो है वो प्रोपोगेशन में काम में लेते हैं। स्पोर्स, ये देखो लीफ के साथ स्पोर्स है, इनको अपने प्रोपोगेशन में काम में लेंगे। तो आंसर तो पहले ही शो हो गया था आपका, इसलिए आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर क्या है, फर्न है राइट आंसर। ठीक है, तो फर्न इज ए मेंबर ऑफ द वेस्कुलर प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर्स। ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उसी के मेंबर होते हैं और ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं यानी स्पोर उत्पन्न करते हैं। और इनका जो प्रोपोगेशन है वो स्पोर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनमें सीड होते हैं और फ्लावर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इनमें फ्लावर और सीड तो होते नहीं है, तो इनका जो प्रोपोगेशन है जनरली वो किससे होता है, स्पोर या बीजाणु से होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है अपना विच इज म्यूटेंट वेराइटी ऑफ जास्मिन। देखो जास्मिन की म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है। जास्मिन की म्यूटेंट वेराइटी में ऑप्शन ए है पीची, ऑप्शन बी है बायो 30, ऑप्शन सी है MTU8 और ऑप्शन डी है CO9। तो इनमें से कौन सी वैरायटी है जो म्यूटेंट है, तो बताइए। वैसे जास्मिन क्रॉप के अंदर वैरायटी का डिस्कस हुआ था और उसमें बताया भी गया था कौन कौन सी म्यूटेंट वैरायटी है। तो आप लोगों का राइट आंसर देखो आप क्या है, मैं आपको आंसर है वो दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ यहाँ पे। ये है ऑप्शन ए पीची। पीची है वो म्यूटेंट वैरायटी है। ये वैरायटी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप की गई है। एक तो कोयम्बतूर 1 और दूसरी पीची। ये वैरायटी है, ये कहाँ से डेवलप की गई है, TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और ये म्यूटेंट वैरायटी है। तो ये 12 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है द लाइन इज होगरथ कोर्स आर्ट। जो होगरथ कोर्स है फ्लावर अरेंजमेंट के अंदर, उसके अंदर लाइन कैसी होती है। ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी है कर्व्ड लाइन, ऑप्शन सी है सर्पेंटाइन कर्व लाइन और ऑप्शन डी है जिगजैग लाइन। देखो जो होगरथ कोर्स लाइन है, ये होगरथ की जो पेंटिंग थी उससे ली गई है, इसलिए होगरथ कोर्स लाइन बोला जाता है। तो ये लाइन कैसी होती है, तो आपने अपना आंसर दे दिया होगा। स्ट्रेट है या कर्व्ड है या सर्पेंटाइन कर्व्ड है या जिगजैग लाइन है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सर्पेंटाइन कर्व्ड लाइन। अगर देखो नकल मारने के लिए भी बुद्धि का अपने यूज करना होता है, जिसने ये डायग्राम देखा उसने ये क्वेश्चन राइट कर दिया होगा, है ना। यहाँ पे ये सर्पेंटाइन लाइन की तरह दी हुई है, इसलिए ये कैसी लाइन है, सर्पेंटाइन कर्व्ड लाइन है। तो 13 का राइट आंसर है सी।
लाइन इज होगरथ कोर्स इज कर्व्ड एंड सर्पेंटाइन शेप, originated during 18th century। 18th century में ये origin हुआ था। It is an art originated from William Hogarth paintings। विलियम होगरथ पेंटिंग से ये अपने जो फ्लावर अरेंजमेंट का डिजाइन है वो लिया गया है। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, बॉटम हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द प्रोपोगेशन ऑफ विच फ्लावर प्लांट। बॉटम हीटिंग जो है वो कौन से प्लांट में यूज की जाती है प्रोपोगेशन के लिए? जनरली सीड जर्मिनेशन के लिए की जाती है। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी कोल्ड रीजन्स फ्लावर्स, ऑप्शन सी बोगनविलिया और ऑप्शन डी इंग्लिश प्राइमरोज। मतलब बॉटम हीटिंग जो है कौन से प्लांट में प्रोपोगेशन के लिए काम में ली जाती है? और रोज में, या जो ठंडी जलवायु के पौधे हैं उनमें, या बोगनविलिया में, या इंग्लिश प्राइमरोज में। तो बहुत जल्दी आपको आंसर देना है, बहुत सिंपल है इसका आंसर। तो इसका आंसर है राइट, बोगनविलिया। साथ में फ्लावर्स थे यहाँ पे, अगर डायग्राम साथ में देख लिया तो आपने राइट आंसर दे दिया होगा, बोगनविलिया। डायग्राम मैंने इसलिए दिया ताकि आपको याद रह जाए, जी हाँ हमने उस दिन इस तरह से आंसर दिया था, नकल मार के आंसर दिया था ना। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पे? अपना बोगनविलिया है। ठीक है, तो अब अपने बताते हैं बॉटम हीटिंग के बारे में। बॉटम हीटिंग इज अ वेरी एसेंशियल टू बोगनविलिया। बोगनविलिया के लिए बहुत जरूरी है। इट इज ए नेसेसरी प्रोसेस टू रेगुलेट सोइल टेम्परेचर। सोइल के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए ये जरूरी है। टेम्परेचर होना चाहिए सीड जर्मिनेशन के टाइम 25 से 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वो टेम्परेचर अपने को क्रिएट करना है यहाँ पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर था अपना बोगनविलिया, जिसमें प्रोपोगेशन के लिए बॉटम हीटिंग की जरूरत पड़ती है। बॉटम हीटिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है सोइल का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लावर। देखो, जो फ्लावर प्रिजर्वेशन है उनके अंदर किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इनमें से ये 4 यहाँ पर ऑप्शन है, जिनमें से 3 फ्लावर प्रिजर्वेटिव्स है, एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन की बात करें तो जल्दी आंसर आ जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी है पोलियोल्स, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। शुगर, पोलियोल्स, पोटेशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड में से कौन सा फ्लावर प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो इनमें से फ्लावर प्रिजर्वेटिव नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सी बात है, ये एसिड है, इससे किसी चीज को प्रिजर्व नहीं किया जाता। बाकी अगर आप प्रिजर्वेटिव की बात करना चाहते हो तो आप देख सकते हो सुक्रोज, शुगर, 8HQC, 8QHS, सिट्रिक एसिड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट, बोरेक्स, कैल्शियम नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, निकल क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फेट, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सोडियम हाइपोक्लोराइड और बेंडेजोल्स। तो ये प्रिजर्वेटिव है, इनमें से कहीं भी सल्फ्यूरिक एसिड का नाम नहीं है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट इन द वर्ल्ड इज। विश्व में सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो समझो आप फ्लोरिकल्चर में बहुत वीक हो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, एक तो जिसको इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट बोलते हैं, एक ये मतलब विश्व में सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, जिसको पता है वो फटाफट आंसर देते जाइए। ऑप्शन ए है अल्जमीर नीदरलैंड, ऑप्शन बी है एम्स्टर्डम नीदरलैंड और ऑप्शन सी है पेरिस फ्रांस के अंदर और ऑप्शन डी है शिकागो यूएसए के अंदर। तो इन चारों में से कौन सा है? अल्जमीर, एम्स्टर्डम, पेरिस और शिकागो। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो आपको पता ही है, अल्जमीर नीदरलैंड विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट है। ठीक है, और जो एम्स्टर्डम है इसको अपने फ्लावर कैपिटल के नाम से भी जानते, ये भी याद रखना है, एम्स्टर्डम को अपने फ्लावर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको अल्जमीर के बारे में बता देता हूं। अल्जमीर फ्लावर्स एक्वेशन, देखो ब्लूमनविलिंग अल्जमीर भी बोलते हैं इसको, इज अ फ्लावर एक्वेशन दैट टेक प्लेस इन अल्जमीर के अंदर बना हुआ नीदरलैंड में। इट इज अ लार्जेस्ट फ्लावर एक्वेशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है
द अजमेर फ्लावर एक्विजिशन बिल्डिंग इज द फोर्थ लार्जेस्ट बिल्डिंग बाय फुटप्रिंट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग है अजमेर में, जो फ्लावर मार्केट की बिल्डिंग है। बड़ी कमाल की बात है ना, विश्व की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ये एरिया कवर करती है 5,18,000 स्क्वायर मीटर। 5,18,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई है, आप ये देख सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है अपने आप में, ये सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है वर्ल्ड का। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये अपना 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्लावर कलर ऑफ माउंटेन इबोनी। माउंटेन इबोनी जो प्लांट है, इसके फ्लावर कलर कैसा होता है? ऑप्शन है आपके पास रेड पर्पल, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है पर्पल और ऑप्शन डी है रेड ऑरेंज। ऑप्शन ए रेड पर्पल, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी पर्पल और ऑप्शन डी रेड ऑरेंज। तो राइट आंसर क्या होगा? अपने कमेंट कीजिए फटाफट। अभी मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है यहाँ पे रेड पर्पल होता है। तो इसके फ्लावर का कलर रेड पर्पल होता है। फ्लावर देखना है तो आप देख सकते हो, ये राजी रेड पर्पल फ्लावर। अब अपने बात कर लेते हैं माउंटेन इबोनी की, जिसको अपने बहुनिया वेरीगाटा कहते हैं। इज ए स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट है इन द लेग्यूम फैमिली, फेबियेसी फैमिली का पौधा है ये। इट इज द नेटिव टू एन एरिया फ्रॉम चाइना थ्रू साउथर्न ईस्ट एरिया। चाइना, साउथ ईस्ट चाइना वाला जो भाग है, यानी साउथ ईस्ट एरिया का जो भाग है, वहां से लेकर इंडिया के जो सब इंडिया का जो पार्ट है वहां तक इसका उद्गम है। तो अपने कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया टू इंडिया तक इसका जो ओरिजिन है, यानी उद्गम स्थल है। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है, इसको अपने ऑर्किड ट्री भी बोलते हैं। ऑर्किडेसी का नहीं है, वैसे फ्लावर वैसा लुक देता है, इसलिए ऑर्किड ट्री कहा जाता है। ठीक है, और इसको माउंटेन इबोनी भी कहा जाता है। कई बार उद्गम पूछ ले तो चाइना है, चाइना में पर्टिकुलर अपने चाइना वाले एरिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एरिया, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर इंडिया तक फैला हुआ है। ये पर्टिकुलर कंट्री पूछ ले उद्गम की तो वो चाइना है। ठीक है, तो 17 में था जो माउंटेन इबोनी है, यानी बहुनिया वेरीगाटा। इसके फ्लावर का रंग पूछा गया तो इसके फ्लावर का रंग होता है रेड पर्पल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रोविंग हैबिट ऑफ मनीला ग्रास। देखो मनीला जो ग्रास होती है, जिसको लोन बनाने के काम में लेते हैं अपने, तो उसकी ग्रोथ कैसी होती है? ऑप्शन ए स्लो, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी फास्ट या ऑप्शन डी वेरी फास्ट। मतलब ग्रोथ कैसे होती है इसकी? स्लो होती है, मीडियम होती है, फास्ट होती है या वेरी फास्ट होती है? फटाफट आंसर दीजिए, कुछ ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है अपना, ठीक है, आपका टाइम समाप्त होता है, मैं बताता हूं, फास्ट। ये फास्ट ग्रोविंग ग्रास है। ठीक है, अपने बात कर लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है जोसिया मेटेरेला। जोसिया मेटेरेला इसका साइंटिफिक नेम है। इसको मनीला ग्रास कहा जाता है और इसको लोन बनाने के काम में लिया जाता है। पेरनियल बहुवर्षीय ग्रास है। इसके उद्गम की बात करें तो, ओरिजिन की बात करें तो टेम्परेट कोस्टल साउथ ईस्टर्न एशिया एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी जो शीतोष्ण जलवायु में साउथ ईस्ट एशिया का जो समुद्र तटीय भाग है वहां से लेकर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है उसका जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक ये फैला हुआ है। तो ओरिजिन पूछ ले तो टेम्परेट कोस्टल साउथ ईस्टर्न एशिया एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला भाग है, ये इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, तो ये अपना 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। मनीला ग्रास यानी जो जोसिया मेटेरेला का ग्रोथ हैबिट पूछी गई है, तो ग्रोविंग हैबिट जो है वो इसकी है फास्ट। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो भी लोन से ही है अपना। साइंटिफिक नेम ऑफ केंटुकी ब्लू ग्रास। केंटुकी ब्लू ग्रास है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है पोया एनुआ, ऑप्शन बी है पोआ ट्रेविलियस, ऑप्शन सी है पोया कॉम्प्रेसा, ऑप्शन डी है पोस्ट प्रेटेंसिस। तो यहाँ इनमें से कौन सा साइंटिफिक नेम है वो केंटुकी ब्लू का है? केंटुकी ब्लू के लिए ऑप्शन है पोआ एनुआ, ऑप्शन बी पोआ ट्रेविलियस, ऑप्शन सी पोआ कॉम्प्रेसिया, ऑप्शन डी पोस्ट प्रेटेंसिस। तो जो केंटुकी ब्लू ग्रास है इसका राइट आंसर होगा। आपने अपना आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया है तो फटाफट कमेंट करिए आप। इसका राइट आंसर है आपका पोस्ट प्रेटेंसिस, इसका राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े तो अगला क्वेश्चन है अपना 20 नंबर्स। A shaded walkway in garden is known as। A shaded walkway in a garden is known as। गार्डन के अंदर छायादार जो रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है शेडी पाथ, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन शेडी चैनल, ऑप्शन सी है परगोला और ऑप्शन डी है ग्रीन एंट्रेंस। देखो ये यहाँ पे आपको देखो अलग अलग ढांचे देखने को मिल रहे हैं। एक सिंगल ढांचे को आर्च कहते हैं और हिंदी में तोरण कहा जाता है, और जब इनकी सीरीज बना देते हैं तब उसको क्या कहते हैं, और जिसपे अपने प्लांट इस तरह चला देते हैं जिससे छायादार कंडीशन बन जाती है। राइट आंसर क्या है, ये सीरीज ऑफ आर्च है एक तरह से, इसको शेडी वॉकवे भी कहा जाता है। तो राइट आंसर, काफी टाइम हो गया, आपने जो राइट आंसर देना था वो दे चुके होंगे आप। मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर है परगोला। सीरीज ऑफ आर्च इज नोन एज परगोला, या फिर वॉकवे होता है, शेडेड वॉकवे होता है, उसको भी अपने क्या कहते हैं, परगोला कहते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेविलियन थिएटर इज ए टाइप ऑफ। सेविलियन थिएटर क्या होता है, सेविलियन का मतलब होता है वुड। ओपन एरिया के अंदर वुड का बना हुआ जो थिएटर होता है उसको सेविलियन थिएटर कहा जाता है। ये कौन से गार्डन में रखा जाता है, ये कौन से गार्डन में, ये वुडी टाइप का थिएटर होता है, ओपन एरिया में होता है। इनफॉर्मल गार्डन में रखा जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फॉर्मल गार्डन में रखा जाता है, ऑप्शन सी मिक्स्ड गार्डन में रखा जाता है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई सा भी आंसर राइट नहीं है। तो चारों में से बताइए आप कौन सा आंसर राइट है। बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो है। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा फॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन में ऐसा रखा जाता है, ठीक है, ओपन एरिया में थिएटर्स होता है। ये यूरोपियन कंट्री में काफी पॉपुलर है। इसके बारे में बताऊं तो सेविलियन थिएटर समटाइम्स कॉल्ड ए ग्रीनरी थिएटर। ओपन कंडीशन में गार्डन में होता है इसलिए ग्रीनरी थिएटर बोलते हैं। फ्रांस से मतलब ये एक फीचर ओरिजिनेटर है। इसको इज ए टाइप ऑफ आउटडोर थिएटर सिचुएटेड इन वुडेड सेटिंग। ये जो वुडेड सेटिंग होती है उस पर इसको सेट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर्मल गार्डन का ये एक फीचर है जो पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलता है, फ्रांस से ओरिजिनेटेड है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अगला क्वेश्चन है अपना प्रपोर्शन ऑफ लॉन इन ए गार्डन। किसी गार्डन में लॉन का हिस्सा कितना होना चाहिए, प्रपोर्शन। पहली बात तो प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन जनरली होता है जो पूरा गार्डन है उस पूरे गार्डन के अंदर उस गार्डन के कंपैरिजन में जो कंपोनेंट है वो कितने एरिया, वो मतलब उसका साइज क्या है। ये तो हो गया स्केल, और एक दूसरे जो कंपोनेंट है उनके बीच में जो रिलेशन है स्केल का, उनके साइज का जो रिलेशन है उसको अपने प्रपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लोन कितना होना चाहिए, लोन का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे अपना ऑप्शन यहाँ पे है, ए ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25 से 30% और ऑप्शन डी है 15%। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, यानी एक गार्डन में लोन कितना होना चाहिए। तो लोन का एरिया है वो कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा अपना, पहले राइट आंसर बता देता हूँ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 25 से 30%। कितना होना चाहिए, 25 से 30%। नेक्स्ट प्रपोर्शन का इक्वेशन है, प्रपोर्शन ऑफ पाथ इन गार्डन शुड बी। किसी गार्डन के अंदर पाथ के अंदर में कितना एरिया आना चाहिए, जिसपे अपने चलते हैं उसके अंदर में कितना एरिया आना चाहिए। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी है 30%। तो इनमें से कितना एरिया है वो पाथ के अंदर में आना चाहिए। तो फटाफट अपना आंसर दीजिए। लोन का मैंने बता दिया 25 से 30 होता है, आप बताइए पाथ के अंदर में कितना एरिया आता है। राइट आंसर दीजिए आप, करवाया हुआ है ये प्रपोर्शन के वाले पार्ट में आपको। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं अब आपको, पाथ के अंदर में एरिया आना चाहिए 20% आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, प्रपोर्शन ऑफ ट्री इन ए गार्डन इज। किसी गार्डन के अंदर, ऑर्नामेंटल गार्डन की बात ही चल रही है अपने, तो उसमें जो पेड़ है वो कितने % हिस्से में होने चाहिए। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। लोन का मैंने आपको बताया था 25 से 30%, पाथ का प्रोपोर्शन होना चाहिए 20%, ट्री का भी बताइए आप लोग। आंसर दीजिए अपना, क्या है राइट आंसर इसका।
ठीक है, आप लोगों के लिए टाइम इतना था। मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या है, अगर किसी कोई आंसर देना चाहता है तो दे सकता है अब तक। तो इसका राइट आंसर है 15% प्रपोर्शन का। अगर प्रपोर्शन आपको याद रखना है तो ये देखिए, आप लोन के अंडर में एरिया आता है 25 से 30%, पाथ में होना चाहिए 20%, और बेसिस बॉर्डर के लिए 20%, सरबरी जिसको झुरमुट बोलते हैं हिंदी में 15 से 20%, ट्री है उसके लिए 15%, और बिल्डिंग है वो 35 से 40% में हो सकती है। तो ये देखो यहाँ पे लोन की बात होगी, लोन का क्वेश्चन था, दूसरा पाथ का क्वेश्चन था, मैच करिए आप, और तीसरा ट्री का क्वेश्चन था, तो ये प्रपोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग आर, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है लैंडस्केपिंग का? रिदम, बैलेंस, स्केल, ऑल ऑफ दिस, इनमें से कौन सा लैंडस्केप गार्डनिंग का प्रिंसिपल है? राइट आंसर क्या होगा? पीछे मैंने बताया था ऑल ऑफ दीज आ जाए तब आपके फूल खिल जाते होंगे मन में ना, जी ये तो राइट होने की संभावना बढ़ गई है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना, आप ऑप्शन पढ़ के भी राइट आंसर दे सकते हैं। आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने, राइट नहीं दिया तो सोच भी लिया होगा। चलो अपने बता देते हैं आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लैंडस्केपिंग आर, लैंडस्केपिंग का इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? अब ये पूछा मैंने, अब प्रिंसिपल नहीं पूछा। ऑप्शन ए है स्पेस, ऑप्शन बी है बैलेंस, ऑप्शन सी है रिदम, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। फिर आ गया ऑल ऑफ द अबव, फिर खुशी हुई होगी आपको, ऐसा क्यों ना एग्जाम में आ जाए ना, ऐसा सोच रहे होंगे। तो बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ 26 का? बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा, आंसर भी दे दीजिए फटाफट। आप टाइम दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है दोनों, और आपको पता हो तो प्रिंसिपल और जो एलिमेंट्स होते हैं गार्डनिंग के, ऑर्नामेंटल गार्डन के, उनसे एक या दो क्वेश्चन पक्के आएंगे 100%, दो मान के चलो आप, दो तो आने ही आने हैं। ठीक है, डीडीओ के स्टूडेंट है तो वो ज्यादा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो हो गया होगा, आपने यहाँ पे राइट आंसर दे दिया होगा। देखो अगर किसी ने ऑल ऑफ दिस दिया है तो उसने बिल्कुल भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया ना। रिदम प्रिंसिपल में आता है, बैलेंस भी प्रिंसिपल में आता है, स्पेस है वो प्रिंसिपल में नहीं आता, स्पेस है वो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है। ए ऑप्शन राइट है 26 का। अगर किसी ने गलत आंसर दिया है तो देखो क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के और उसके ऑप्शन पर विचार करके ही आंसर देना चाहिए। विचार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बोले विचार करेंगे तो पेपर निकल जाएगा। विचार करने का ये मतलब नहीं है घंटों मनन करना है ना, जो आपने पढ़ा उसी को तुरंत सोचना है। 26 का राइट आंसर है स्पेस, एलिमेंट है स्पेस। और प्रिंसिपल की बात करें तो रिदम, बैलेंस और स्केल है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैलेंस की। तो बैलेंस क्या होता है? बैलेंस शुड बी कलर वाइज, टेक्सचर वाइज एंड शेप। जैसे मान लो कोई गार्डन है, उसका जो सेंट्रल एक्सिस होती है, जो मध्य लाइन होती है, उसके तरफ दोनों का जो वेटेज होता है वो बराबर होना चाहिए, उसको बैलेंस बोलते हैं। कलर वाइज बैलेंस होना चाहिए, टेक्सचर से बैलेंस होना चाहिए, शेप से बैलेंस होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे आप 4 टोपेरी देख रहे हो तो यहाँ भी 4 टोपेरी है, इधर आप ये फाउंटेन देख रहे हो तो इधर भी फाउंटेन है ना। तो यहाँ बिल्कुल बैलेंस क्या है, इक्वल बैलेंस है, तो इसको बैलेंस बोला जाता है। दोनों तरफ जो कलर है उसका बैलेंस होना चाहिए, टेक्सचर है उसका बैलेंस होना चाहिए, शेप साइज का भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हम गार्डन पढ़ते हैं, फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन, फ्री स्टाइल गार्डन, वाइल्ड स्टाइल। तो जो फॉर्मल गार्डन होता है उसमें बैलेंस 100% होता है, 1% भी किंतु परंतु नहीं देखने को मिलती है। राष्ट्रपति भवन देखा होगा, नहीं तो आप ये देख रहे हो, तो ये गार्डन भी पूरी तरह से फॉर्मल गार्डन है। नेक्स्ट अपने स्केल की बात चल रही थी, तो ये रिलेटिव डायमेंशन है। रिलेटिव डायमेंशन देखो, स्केल एंड प्रोपोर्शन इन आर्ट आर द बोथ कंसर्न विद साइज, दोनों ही साइज से संबंधित है। स्केल क्या है? स्केल रिफर टू द साइज ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, मतलब ठीक है, इन ए रिलेशनशिप टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में उसका साइज क्या है, तो उसको तो बोल देंगे मतलब स्केल। प्रोपोर्शन क्या होता है? रिफर टू द रिलेटिव साइज ऑफ पार्ट ऑफ ए होल, पूरे गार्डन में किसी एक एलिमेंट का साइज क्या है इस पूरे गार्डन की तुलना से, ठीक है, तो इसको तो बोल देंगे प्रोपोर्शन। और स्केल किसको बोलेंगे जी? यहाँ पे ये देखो, यहाँ डायग्राम में चलते हैं, ये वाटर पूल बना हुआ है यहाँ पे, इसके पास में ये पौधे लगे हुए, यहाँ पे अगर पीपल का पेड़ लगाते, बड़ा पेड़, तो ये इसको ढक लेता, फिर इस पुल का कोई महत्व बचता क्या? नहीं बचता ना। तो आपस में कोई कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स है, उनके बीच में जो साइज का रेशियो है उसको तो स्केल बोलेंगे।
इसी कंपोनेंट्स का पूरे गार्डन की तुलना में क्या स्केल है, क्या साइज है, सॉरी स्केल क्या साइज है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, प्रपोर्शन। क्लियर है आपको स्केल और प्रपोर्शन? दोबारा से बता दूं, जैसे ये एक सिंगल कंपोनेंट है, ये यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है, इन दोनों के साइज की तुलना की जाए तो इसको तो बोलेंगे स्केल। ये पहले कंपोनेंट के साइज की तुलना की जाए इस पूरे गार्डन से तो इसको अपने क्या बोल देंगे, प्रपोर्शन। जैसे ये पेड़ लगे हुए हैं 1 नंबर, ये इस पूरे गार्डन का 15% हिस्से पे लगे हुए हैं तो ये प्रपोर्शन है। अब अपने बोलें कि इस पुल की तुलना से ये पेड़ थोड़ा सा छोटा है या बराबर है, ये हम स्केल की बात कर रहे हैं, तो ये प्रपोर्शन और स्केल के बीच का डिफरेंस होता है। रिदम क्या होता है, सारे गामा ना, उसको रिदम बोलते हैं। गार्डन है वो टूटता हुआ नहीं लगना चाहिए, गार्डन एक साथ जुड़ा हुआ लगना चाहिए। जब हमारी आई लाइन है, जब हम एक तरफ से देखने लगते हैं, ऐसा नहीं है पहले इधर देखा फिर सीधा इधर, मतलब ऐसे कंटिन्यू चलनी चाहिए, तो वो रिदम होती है। रिदम आप रिपीटेशन, शेप को रिपीट करके जनरेट कर सकते हो ना, साइज को बढ़ाते घटाते हुए चलते हो तब कर सकते हो ना, और लाइन जो मूवमेंट होती है उसके थ्रू कर सकते हो। बाकी मैंने आपको उसमें प्रिंसिपल में पूरा समझाया ही था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है द टर्म सोर्स रिलेटेड विथ विच फ्लावर प्लांट, कौन से फ्लावर प्लांट से जुड़ी हुई टर्म है? ऑप्शन ए है गुड़हल, ऑप्शन बी है लिली, ऑप्शन सी है जास्मिन और ऑप्शन डी है टुलिप। देखो यहाँ पे दो चीजें अपने बात करेंगे। पहली बात तो ये कौन से फ्लावर से जुड़ी है और ये टर्म है क्या। तो गुड़हल से जुड़ी है, लिली से जुड़ी है, जास्मिन से जुड़ी है, टुलिप से जुड़ी है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। देखो फ्लावर डायग्राम दिया, आंसर दे देना चाहिए था टुलिप, टुलिप से जुड़ी हुई। अब बता देता हूं ये है क्या, सोर्स। सोर्स है एक डिजीज है जो फ्यूजेरियम से होती है ना, ये कॉमन टुलिप में देखने को मिलती है, ये फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन है। यहाँ पे यह जो सोर्स एक डिजीज है जो फ्यूजेरियम जो कवक है उसकी वजह से होता है, ये टुलिप के अंदर होने वाला रोग है। तो 27 नंबर क्वेश्चन हो गया अपने। अब अपने चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर सॉरी 27 के बाद 28 आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लू फेल्स इंडिगो। ब्लू फेल्स इंडिगो का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये ब्लू फेल्स इंडिगो है, शानदार फ्लावर है। हाँ, अगर अपने स्क्रीनिंग के काम में ले तो बहुत शानदार स्क्रीनिंग देगा। ऑप्शन ए है यहाँ पे लिएट्रिस पेसिकाटा, लिएट्रिस पेसिकाटा। ऑप्शन बी है कोलोफिलम थेलिटेरोडस, कोलीफिलम थेलिकेट्रोइडस। ऑप्शन सी है बेपिटिस्का एयुस्ट्रेलस और ऑप्शन डी है कैगिनाटा इंडिका। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? इन चारों में से बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए अपने, कोशिश करेंगे आपको एग्जाम से पहले 1000 क्वेश्चन कवर करवाएं। देखो राइट आंसर है इसका बेपिटिसिया ऑस्ट्रेलियस। तो बेपिटिसिया ऑस्ट्रेलिस है वो ब्लू फेल्स इंडिगो का साइंटिफिक नेम है। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया होगा कैगिनेटा इंडिका, है ना, इंडिका लगा हुआ है ना, नहीं ये राइट नहीं है, बेपिटिसिया ऑस्ट्रेलिस है। अब देखो ब्लू फेल्स इंडिगो इज ए फ्लावरिंग प्लांट, इसकी फैमिली होती है फेबिएसी यानी लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो 29 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर इंप्रूविंग वेज लाइफ ऑफ कट फ्लावर इट शुड बी कीप्ड इन लाइट। मतलब किसी भी कट फ्लावर की वेज लाइफ को इंक्रीज करना है तो उसको किस लाइट में रखना चाहिए? ऑप्शन ए है रेड और ब्लू लाइट और 500 लक्स और इससे ज्यादा की लाइट में। ऑप्शन बी है रेड और ब्लू लाइट 2000 लक्स और इससे ज्यादा की लाइट में। ऑप्शन सी है रेड और वॉयलेट यानी बैंगनी लाइट में और 1000 लक्स से ज्यादा की लाइट में। रेड और वॉयलेट 1500 लक्स से ऊपर की लाइट में। इनमें से कौन सी लाइट कंडीशन में रखा जाए कि जो कट फ्लावर है उसकी जो वेज लाइफ है वो इंक्रीज हो जाए, तोड़ने के बाद वो लंबे समय तक अपने फ्रेश बने रहे? तो ऐसा कौन सा लाइट की कंडीशन है, बताइए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। पहला कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी, बताइए आप लोग। चलो ठीक है मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर है रेड एंड ब्लू विद 2000 लक्स और मोर। ठीक है, देखो रेड और ब्लू लाइट के अंदर जिसका मतलब इंटेंसिटी की बात करें तो 2000 लक्स या उससे ज्यादा लक्स पर रखा जाता है उसको।
देखो साइंटिफिक रिसर्च सजेस्ट दैट द कट फ्लावर शुड बी एक्सपोज टू रेड और ब्लू लाइट अबाउट 2000 टू 2500 लक्स पे रखना चाहिए, जिससे उसकी वेज लाइफ होती है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है द साइज रेंज ऑफ बोनसाई ऑफ बोनसाई। बोनसाई ऑफ बोनसाई का मतलब सबसे छोटी, मतलब बोनसाई में भी बोनसाई कर दिया ना एक तरह से, बहुत ही मिनिएचर बोनसाई। देखो बोनसाई क्या होता है, बड़े साइज को प्लांट को काट छांट के ऐसे बिल्कुल छोटा शेप दे देना, वो बोनसाई। बोनसाई और बोनसाई यानी बहुत छोटा साइज जनरेट कर देना, तो उसको बोनसाई और बोनसाई कहते हैं। तो बोनसाई और बोनसाई का साइज क्या होता है? ऑप्शन ए है, आंसर दे देना जो आपको राइट आंसर लगे फटाफट। ए ऑप्शन है 1.5 टू 2 इंच, ऑप्शन बी है 2 टू 4 इंच, 2 से 4 इंच, ऑप्शन सी है 2 से 6 इंच, और ऑप्शन डी है 3 से 7 इंच। ऑप्शन ए है 1.5 से 2 इंच, ऑप्शन बी है 2 से 4 इंच, ऑप्शन सी है 2 से 6 इंच, और ऑप्शन डी है 3 से 7 इंच। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है बताइए फटाफट, जिसको याद है उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है 2 से 6 इंच, 2 टू 6 इंच, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ठीक है। द बोनसाई ऑफ बोनसाई इज नोन एज मेमाई। मेमाई बोलते हैं इसको, बहुत छोटी होती है, मिनिएचर होती है। स्टैंडर्ड साइज होता है इसका 2 से 6 इंच का होता है, ठीक है। बोनसाई ऑफ बोनसाई को मेमाई भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। सिल्वर थायोसल्फाइड जो प्रिजर्वेटिव है फ्लावर्स के लिए, वो कौन से फ्लावर में यूज नहीं करते हैं? सिल्वर थायोसल्फाइड इज नॉट यूज इन, कौन से फ्लावर में सिल्वर थायोसल्फाइड को यूज नहीं करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन ए है कार्नेशन, बी ऑप्शन है टुलिप, सी ऑप्शन है लिली, और डी ऑप्शन है रोज। तो कौन सा राइट होगा? कार्नेशन, टुलिप, लिली या रोज? फटाफट कमेंट करिए आप। जी देखो इसका राइट आंसर है रोज। राइट आंसर क्या है? रोज। देखो आप लोग यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि फटाफट बताइए, तो अपने पेज पे लिख लीजिए, ठीक है। पेज पे लिख के मतलब जो इसका राइट आंसर है मैच कर लेना, लास्ट में आप कैलकुलेशन कर लेना कितने आपके क्वेश्चन राइट से जाते हैं, ठीक है। तो सिल्वर थायोसल्फाइड है वो रोज में टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, इसलिए सिल्वर STS जिसको बोलते हैं उसका उपयोग रोज में नहीं किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में ना। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, कैपिलरी मेट इज यूज इन, कैपिलरी मेट किस में काम में लेते हैं? ऑप्शन ए सिंपल हाइड्रोपोनिक, सिंपल हाइड्रोपोनिक वाले में। हाइड्रोपोनिक क्या होता है? बिना मिट्टी के, देखो कोई पौधा के लिए मीडिया क्या होता है, किसी प्लांट के लिए मीडिया क्या होता है? सॉइल होती है, सॉइल में उगता है ना। तो बिना मिट्टी का जो मीडिया होता है, पानी के अंदर पौधे को उगाते हैं, उसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। तो कैपिलरी मेट किस में काम में लेते हैं? सिंपल हाइड्रोपोनिक में, या एडवांस्ड हाइड्रोपोनिक में, या पैसिव हाइड्रोपोनिक में, या इन सभी में? कौन से में काम में लेते हैं? ऑप्शन अपने पास ऑल ऑफ दीज भी है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट, नोट करिए अपना आंसर जो भी है। अब मैं अपना राइट आंसर बताता हूं, जो पैसिव हाइड्रोपोनिक होती है उसके अंदर काम में लिया जाता है। ऑल ऑफ दीज वाले फिर गलत हो गए है ना। चलो कोई बात नहीं, अपने ऑप्शन पढ़ के ही आंसर देना है, तुक्के पे भरोसा नहीं करना है। देखो इन पैसिव हाइड्रोपोनिक्स कैपिलरी मेट इज यूज इन द न्यूट्रेंट रिजर्वायर्स। जो अपने कैपिलरी मेट होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके स्टॉक के रूप में इसको यूज किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट इज पॉसिबल विद द पैसिव हाइड्रोपोनिक, मतलब पैसिव हाइड्रोपोनिक में खूब प्लांट लगा सकते हैं और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है तो वो किसमें मतलब रिस्टोर होते हैं, वो कैपिलरी जो मेट होती है उसके अंदर रिस्टोर होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें 33 नंबर क्वेश्चन, डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है? देखो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, एक तो या फिर आप इस फ्लावर को जानते हैं तो भी राइट आंसर दे देंगे, अब आप प्रैक्टिकली इस फ्लावर को भी नहीं जानते तो फिर आपने किताब में पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए है, नकल मारने के लिए मौका दे दिया मैंने। ए ऑप्शन है गोम्फ्रीना, ऑप्शन बी है एलोय, ऑप्शन सी है एमरेंथस, और ऑप्शन डी है गुलमोहर। इतना और बता देता हूँ, इसको अपने बैचलर बटन भी बोलते हैं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, आप सोच के आंसर दीजिए। तो आइडेंटिफिकेशन जिसका अच्छा ऑर्नामेंट प्लांट का, उसका तो आंसर आ गया होगा अब तक ना। तो ये है गोम्फ्रीना, ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे? गोम्फ्रीना, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा एंड वेबाव आर इंपॉर्टेंट कल्टीवार ऑफ। स्वर्ण रेखा और वेबाव कौन से फसल के कल्टीवार है? डायग्राम भी दिया हुआ है, अगर फ्लावर को जानते हो, बहुत सारे लोग जानते ही, ऐसे बहुत कॉमन फ्लावर है ये।
नहीं जानते तो बुक्स में पढ़ा हो उसके हिसाब से आंसर दीजिए। साथ साथ में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी टच हो रहा है, ठीक है। तो सरण रेखा और वेब ऑफ वेराइटी किसकी है जी? ग्लैडुलस की है या ट्यूबरोज की है या लिली की है या नन ऑफ दीज? ABCD में से कौन सा राइट है? फ्लावर का आइडेंटिफिकेशन, प्लांट का आइडेंटिफिकेशन जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है। देखो एग्जाम में ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आपको फ्लावर दिखा दें और ठीक है आप वैरायटी बता दो, ऐसा नहीं होने वाला है। वहां तो सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा और आंसर आपको सेलेक्ट करना है। ये प्लांट है ट्यूबरोज का और ये वैरायटी भी किसकी है? ट्यूबरोज की। तो यहाँ राइट आंसर है ट्यूबरोज, है ना। इंपॉर्टेंट वैरायटी है, स्वर्ण रेखा, रजत रेखा, वैभव, सुहासिनी, ये ट्यूबरोज की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटियों में से आती है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले अपने। तो अगला क्वेश्चन है विच फ्लावरिंग प्लांट इज थॉर्नलेस? कौन सा फ्लावरिंग प्लांट थॉर्नलेस है? ये फिर मैंने यहाँ पे आपको फ्लावर डायग्राम दे दिया है, ठीक है। आप बता दो राइट आंसर कौन सा होगा। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, इतने में आप सोच लीजिए। तो पहला ऑप्शन है चिनोमेलस स्पीसीज, ऑप्शन बी है पायरिकैंथिया स्पीसीज, ऑप्शन सी है यूफोर्बिया मिलाई और ऑप्शन डी है लेम्पोरोकेपेनोस स्पीसीज। लेम्पेरोकेपेनोस स्पीसीज। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ABCD में से कौन सा राइट है? फ्लावर आइडेंटिफिकेशन जानता है उसके लिए बहुत आसान है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लावर्स का पिक दे दिया है। तो आज के अपने इस क्विज के अंदर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा और थोड़ा सा आपका एग्जाम के हिसाब से भी नॉलेज बढ़ेगा। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पे बताइए आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर है लेम्प्रोकेपेनोस स्पीसीज। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? डी ऑप्शन राइट है, लेम्प्रोकेपेनस स्पीसीज। तो ये लेम्प्रोकेपेनस जो प्लांट है वो है। नेक्स्ट अपने 36 नंबर की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप जानते होंगे क्या है, नहीं जानते तो अब देखो। स्पेशल ड्राइड फ्लावर अरेंजमेंट इज नोन एज। ड्राई फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ये ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट है, वैसे कई तरह का होता है, सिंपली मैंने बताया आपको। ऑप्शन ए पोटपुरीज, ऑप्शन बी फ्लावर बॉक्यूट, ऑप्शन सी इकोबाना, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बोथ वाला भी आंसर आ गया ना यहाँ पे। तो बताइए कौन सा राइट होगा यहाँ पे, टाइम लीजिए चाहे अपना। देखो ये ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट कई तरह का होता है ना, इसमें अपने जैसे ड्राई प्लांट पार्ट होते हैं वो भी यूज करते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं ड्राई, उनको भी अपने यूज कर सकते हैं, और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जैसे जो एडिबल नहीं होते हैं उनको भी अपने यूज किया जा सकता है। चलो राइट आंसर बताते हैं। इसको बोलते हैं पोटपुरी। क्या बोलते हैं? पोटपुरी। ये आप देख सकते हो पोटपुरी है। पोटपुरी इज अ स्पेशल फ्लावर अरेंजमेंट इन विच मिक्सचर ऑफ स्मेलिंग लीव्स, खुशबू देने वाली, स्पाइसेस, सीड, रूट, एसेंशियल ऑयल्स आर फिल्ड इन द सेट्स। तो ये ऐसा अरेंजमेंट होता है उसको पोटपुरी। इसमें खुशबू आती रहती है, अगर खुशबूदार नहीं है तो अपने इसमें एसेंशियल ऑयल डाल देते हैं जिससे इसमें खुशबू बिखरी रहती है। तो 36 का राइट आंसर है पोटपुरी। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। विच गार्डन इन्फोर्स इंपोर्टेंस ऑफ एयर स्पेस? ऐसा कौन सा गार्डन है जिसमें खुली हवा पर ज्यादा जोर दिया जाता है? बढ़िया हवा चलनी चाहिए, कुल मिला के नेचुरलिटी अच्छी रहनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है ऐसा किसमें किया जाता है? जापानीज गार्डन का फीचर है, या मुगल गार्डन का फीचर है, या मॉडर्न गार्डन का फीचर है, या फिर इंग्लिश गार्डन का फीचर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? ABCD, फटाफट बताइए। जापानीज, मुगल गार्डन, मॉडर्न गार्डन और इंग्लिश गार्डन। देखो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जापानीज गार्डन। ये जो डायग्राम है ये भी जापानीज गार्डन का, सी ऑप्शन राइट होगा, जापानीज गार्डन। नेक्स्ट अपने चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट इस्लामिक गार्डन इन इंडिया वाज डेवलप्ड बाय। मतलब जो पहला इस्लामिक गार्डन था वो किसने इंडिया में डेवलप किया था? ऑप्शन ए है बाबर, फटाफट आंसर देना जो भी आपका। ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है फिरोज शाह। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी फिरोज शाह। राइट आंसर कौन सा है यहाँ पे? मैं बताता हूँ आपको, आपका आंसर देने का टाइम हो गया है कंप्लीट। जी इसका राइट आंसर है फिरोज शाह है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोकोपीट इज मोस्टली यूज इन। कोकोपीट किस में काम में लिया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड, नर्सरी बेड की तैयारी में, सीड जर्मिनेशन ट्रे के अंदर, बी ऑप्शन जो है। सी ऑप्शन है इट इज अप्लाइड इन बैरन लैंड, खाली भूमि में दिया जाता है।
ऑप्शन डी इट इज यूज इन किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नर्सरी में काम में लेते हैं, जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन ट्रे में काम में लेते हैं, खाली भूमि के सुधार में देते हैं, या किचन गार्डनिंग में देते हैं। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, आपने जो बताया मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सीड जर्मिनेशन ट्रे में इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। वैसे नर्सरी बेड में भी किया जा सकता है, करते भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो किया जाता है सीड जर्मिनेशन ट्रे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आप जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस वही आंसर आपको देना है। नेक्स्ट अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में अपने 40 क्वेश्चन ही कवर करेंगे और इस क्वेश्चन के बाद आपका जो भी ग्रांड टोटल होता है, आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं वो जरूर आप देखिए, बताइए भी कितना आपका जो राइट है वो आंसर आया है, कितने रॉन्ग हुए। तो इससे आपका एक तरह से इवोल्यूशन हो जाती है, आपकी जांच हो जाती है तैयारी की। तो अपना क्वेश्चन है सबसे पहले, साइंटिफिक नेम ऑफ हरी चंपा। हरी चंपा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आप प्लांट देख सकते हो, ये हरी चंपा है, ठीक है। तो हरी चंपा का वैज्ञानिक नाम बताना है। ऑप्शन ए एरिस्टोलोचिया एलेगेंस, ऑप्शन बी बहुनिया वहली, ऑप्शन सी एल्टाबोट्रिस अनसिनेटस और ऑप्शन डी है कैंपिस ग्रैंडिफ्लोरा। तो आप बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए आप लोग। देखिए आपका सही जाता है या गलत जाता है, तुक्के नहीं लगाने हैं, आता है तो ही बताना है ना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राइट आंसर है एट्रोबोट्रिस अनसिनेटस, सी ऑप्शन अपना इसका राइट है। तो आज का अपना सेशन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट अपने जल्द ही मिलेंगे 41 क्वेश्चन से। क्विज अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब।